बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आ जाते हैं किचन में, नाश्ता करते हैं। एक तरफ मैं बना रही हूँ कलेजी और साथ में अंडे बॉयल हो रहे हैं और साथ में लोबिया की दाल है। ये करेंगे हम नाश्ता और उसके बाद मैं लेकर चलती हूँ आपको छत पे और आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपने नए मेहमान यानी कि मुर्गा और मुर्गियों के साथ। अभी तो ये 3 आए हैं और कोशिश कर रहे थे हम लोग कि किसी ऐसी हाइब्रिड टाइप हमें कोई होता है ना, बहुत सारी इनकी ब्रीड होती है मुर्गियों की भी, तो वो मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल ये मिली। तो देखते हैं अभी कितने अंडे देती हैं ये। और उसके साथ पौधे भी माशाल्लाह, सब्जियां काफ़ी जल्दी बड़ी हो रही हैं। अच्छा, शलजम, मूलियाँ और सरसों का साग तीनों एक जैसी हैं। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था जब छोटी थी कि कौन सी सब्ज़ी कौन सी है। और सोए तो लाजवाब सब्ज़ी है ना। यकीन करें कि अगर आप इसको पालक गोश्त के अंदर डालते हैं और इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा जायका, और साथ में इसके आप बॉयल राइस बना लें तो बस तबाही है। और ये मेथी सबसे लेट ग्रो हो रही है क्योंकि इसको मैंने लेट लगाया था। और ये है हमारा धनिया भी माशाल्लाह बड़ा हो गया। और ये है गुलाब देसी, और इसकी खुशबू मैं कहती हूँ कि दुनिया की कोई परफ्यूम इसकी जगह नहीं ले सकती। इतनी हसीन खुशबू अल्लाह ताला ने ना इसकी बनाई है। और ये बैंगन के पौधे भी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। बस ये जो बैंगन लगे हुए हैं ये थोड़े से बड़े हो जाए, मैं ये उतारूँगी और इसके बाद पौधे फिर निकाल देंगे। और जो मिर्चों के पौधे ना, उनको कीड़ा लग गया था और इतने ख़राब हो गए हैं, फिर मैंने कहा इनको भी चेंज करेंगे। और यहाँ पर ना है पत्ती और अंडे के छिलके, ये काफ़ी दिन से मैं जमा कर रही थी। अच्छा, पत्ती अंडे के छिलके बेहतरीन खाद और ऑक्सीजन का काम करते हैं पौधों के लिए। स्पेशली अगर आप इसको मनी प्लांट में डालते हैं तो इससे आपका जो मनी प्लांट है ना, वो उसकी बहुत अच्छा होता जाएगा। ये मनी प्लांट का पौधा काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, इसके पत्तों में पत्ते पीले हो रहे थे और ये ना कुछ इसकी नशो नुमानी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद इसकी मिट्टी जो है वो अभी ज़रख़ीज़ नहीं रही। और ये देखें, छोटे छोटे से इसमें से बेबी प्लांट अलग करेंगे और इनको लगाएंगे भी सेपरेट पॉट्स के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी मिट्टी चेंज करें, उसमें थोड़ी सी खाद ऐड करें, ताकि शायद मिट्टी में अभी खुराक की कमी है, ज़रख़ीज़ नहीं रही, तो तब पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। अच्छा, मनी प्लांट जो है वो इंडोर प्लांट है, तो इसको खैर मैंने इंडोर ही रखा हुआ था। तो इनको पानी, केयर और धूप में, ये पौधा जो है धूप में भी ख़राब होता है, तो इसको आप इंडोर रखें, लेकिन हवा, ऐसी जगह हो जहाँ पे हवा लगे और हल्की हल्की सी कभी धूप भी लगती रहे, तो ये पौधा फिर बहुत अच्छा होता है। और साथ में जो मिट्टी है, खाद है, खुराक वाली मिट्टी है, तो वो तो वाकई ही सबसे ज़्यादा काम करती है ना। तो यहाँ पे जो छोटे से प्लांट निकले थे ना, इसमें से बेबी प्लांट, क्योंकि जड़ों वाले हैं तो इनको हम सेपरेट पॉट्स में लगा लेंगे निकाल के। तो तकरीबन ये 3-4 इसमें से बेबी प्लांट निकल आए थे। अच्छा, मनी प्लांट हर घर में मतलब अगर आपको नहीं भी पौधों का शौक़, तो ये हर घर में होती है, बहुत आसानी से पानी के अंदर भी लग जाती है। और अक्सर होता है कि लोगों ने इसे अपने लिविंग एरिया में रखा हुआ होता है, बॉटल्स में डाल के। तो अच्छा, इसको लगाना भी थोड़ा सा बहुत से लोगों को इसको लगाना नहीं आता। अच्छा, जब जड़ें हो जाती हैं तब तो पौधे को लगाना आसान होता है। और कि आप उसको इस तरह, जैसे भी मैंने इनको पॉट्स के अंदर डाला, और क्योंकि इनकी जड़ें निकली हुई थी और साथ में मिट्टी डाल के इनको मैंने लगा दिया। बस ये कि उसके बाद अब इसकी केयर करनी है कि इसको धूप में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे धूप भी ना हो ज़्यादा और नॉर्मल जगह हो, हवा भी लग रही हो, तो वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी भी इनको ये जब ग्रो करेंगे ना, क्योंकि ये 4-5 वॉट के अंदर मैंने लगाए थे। और अच्छा, क्योंकि ये रफ़ हो रहा था ना, ये इसकी आप टहनियाँ देख रहे हैं तो कुछ टहनियाँ इसमें से ना काफ़ी रफ़ हो गई थी, जड़ें भी नहीं थी उनकी, और वो ना स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये बेल होती है, तो अगर उसकी रूट्स ही मजबूत नहीं है तो वो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ना इनको सेपरेट, इनको अच्छे से दोबारा से लगाते हैं।
यहाँ पे अंडों के छिलके बारीक करके मट्टी के अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, अंडे के छिलके और जो पत्ती है ना, ये ऑक्सीजन और ख़ुराक दोनों का काम करते हैं मट्टी के अंदर। तो इस तरह से इसको मट्टी के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो होते हैं ना इस तरह से पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं या बहुत नाजुक पौधे होते हैं या बहुत जिनको केयर करने की ज़रूरत होती है, तो उनको हम जो खाद के पैकेट मिलते हैं ना, हम उनके अंदर भी लगा सकते हैं। जो ब्लैक कलर की खाद होती है ना, उसमें भी आप उसको लगाएं तो बहुत अच्छे से पौधे जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा अच्छे से जाती है और कोकोपीट शायद उसमें ज़्यादा डला हुआ होता है और इस तरह मिक्स होता है वो चीज़ों का, मट्टी का और इस तरह काफ़ी चीज़ें उसमें ना उन्होंने मिक्स की हुई होती हैं। तो खैर अभी तो फ़िलहाल मैं इसी में लगाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा पौधा है और इसकी रूट्स भी हैं अच्छी खासी। लेकिन कुछ और जो पौधे हैं ना, उनको हम चेंज करेंगे, जो बहुत छोटे छोटे उसमें हैं गमलों के अंदर, तो फिर उनको हम ना मट्टी मंगवा कर उसके अंदर लगाएंगे। अच्छा, कुछ टहनियाँ इसमें ऐसी थी कि जो ना जिन ये देखें, जैसे अभी ये ना साथ ही निकल आई और ये इतनी मज़बूत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी इतनी बेजान सी टहनियाँ हैं और इसको हम ना अलग से एक लगा देते हैं रोल करके। तो मैं इस सारी टहनी की जो पत्ते हैं ना, वो मैं उतार दूँगी और इसको अच्छे से रोल सा बना के मट्टी के अंदर दबा दूँगी। क्योंकि हमने इसको मट्टी में दबाना है, तो मैं इसके जितने पत्ते हैं ना, सिर्फ इसकी मैं आगे से कोम्पल रहने दूँगी और जो बाकी इसके पत्ते हैं ना, वो उतार देंगे, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखें, इस तरह से ना आपने इसको थोड़ा सा रोल सा बना लेना है। रोल सा बना के इसकी कोम्पलें जो हैं वो बाहर रखनी है और बाकी अंदर रख के इसको मट्टी से फिल कर देना है। तो क्योंकि इनमें जड़ें भी साथ साथ निकल रही होती है ना इसकी टहनियों के अंदर, तो जड़ें जो हैं जब ज़मीन में जाएंगी तो फिर इस पूरे रोल में से ना बहुत सारी कोम्पलें निकलेंगी। यानी कि हमारे पास एक इस टहनी में से काफ़ी ज़्यादा हमें टहनियाँ मिल जाएंगी। तो क्योंकि वो नाजुक और कमज़ोर टहनी थी, तो हमने उसको भी निकाल के और पत्तों से अलग करके रोल बना के मट्टी के अंदर इसीलिए दबा दिया, ताकि वो उसमें से अच्छे और मज़बूत किस्म के वो निकलें, पौधे निकलें। ठीक है, इस तरह से ना इसको सारे को फिल कर लेंगे और फिल करके हम इसको मट्टी से, अच्छा मट्टी ना पूरा जो वो है गमला है, उसको ऊपर तक मट्टी से ना नहीं भरना, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे, खैर ये तो अभी फूली हुई मट्टी है, जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो ये बैठ जाएगी ना मट्टी, लेकिन फिर भी हमने इतनी स्पेस रखनी है कि जब हम इसमें पानी डालें तो वो पानी गमले में से बाहर ना गिरे, बल्कि उसके अंदर ही इतनी जगह हो कि वो उसमें जज्ब हो और उसमें पड़ा रहे। इसको सिर्फ समेट देंगे अभी, फिर इनको सेट बाद में करेंगे। थोड़ा सा ये इसको छोड़ेंगे ना, कुछ दिन के लिए इसको रखेंगे हम किसी इंडोर जगह के ऊपर, ताकि अच्छा मट्टी, क्योंकि मैंने अपने छोटे छोटे जो प्लांटर थे वो फिल कर लिए थे, तो जो एक्स्ट्रा मट्टी थी ना, मैंने सोचा कि उनको जिन गमलों में मट्टी कम है, जो बची हुई मट्टी है वो उनके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा, जो पौधों में इस तरह से जड़ी बूटियाँ लगी हुई होती हैं ना, उनको भी निकाल दिया करें, तो वो पौधों को ना जंगली होती हैं और वो पौधों को जो खुराक है उसकी कमी का बायस बनती हैं उल्टा। तो ये मेरे पास ना जितने छोटे छोटे से ये पॉट खाली हुए हुए पड़े थे, तो जब हम बाहर से लेकर आते हैं ना पौधे, तो बेबी प्लांट खासतौर पे लेकर आते हैं, तो पनीरियाँ लेकर आते हैं, तो उनके ये पॉट्स होते हैं वो मैंने रखे हुए थे संभाल के, तो इनको फिल कर देंगे और फिर इनमें कोई बीज लगा देंगे, या फिर कोई और हमें इस तरह से प्लांट लगाना होगा तो वो हम इसमें लगा देंगे। अच्छा, जो खाद है ना, जैसे गोबर की खाद है, तो ये हर जगह से ना बआसानी मिल जाती है, जहाँ आप चाहें जहाँ पे भी रह रहे हो,
आपके इर्द गिर्द ज़रूर इस तरह की जगह होती हैं, जैसे फार्म होते हैं या फिर वो बाड़े होते हैं जानवरों के, गायों भैंसों के दूध जो है जहाँ जहाँ तक फ्रेश मिल्क सप्लाई होता है, तो वो कोई इतने दूर से तो नहीं आता, ज़ाहिर है आपके इर्द गिर्द से ही आ रहा होता है ना कहीं। तो ये जितने कैटल फार्म्स होते हैं ना, यहाँ से आपको ये वो जहाँ पे भी अपना ये फेंकते हैं ना गोबर वगैरह, तो वहाँ पे जितनी नर्सरियाँ हैं ना वो वहीं से खाद कलेक्ट करती हैं। तो अगर आपके पौधे जो हैं वो ख़राब हैं और सिर्फ मिट्टी है उसके अंदर, तो उसमें आप जो गोबर की खाद है ना, लेकिन जो पुरानी हो जाती है और उसका कलर ब्लैक हो जाता है, तो वो आप अपने पौधों के अंदर शामिल करें। उससे पौधे बहुत अच्छे और हरे भरे हो जाएंगे। अगर आप खाद मार्केट से नहीं ला रहे और तो अपने पौधों को ना आप उस तरह से उनकी मिट्टी चेंज करके उनकी खुराक उनको दे सकते हैं। वरना कोकोपीट और इसके अलावा ब्लैक कलर की जो खाद होती है वो पौधों के लिए बेस्ट होती है। स्प्रे होते हैं पौधों के, खैर अभी मैंने अभी मंगवाए हुए हैं पौधों के स्प्रे, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज क्योंकि सारा व्लॉग जो है ना वो होने है पौधों के ऊपर, और इसके अलावा खाने में भी आज मैं बनाऊँगी सरसों का साग तड़के वाला। तो अभी नीचे पोर्च में आ गए थे, और जो पोर्च पे पौधे पड़े हुए हैं ना, तकरीबन 2 महीने के बाद ना पौधों को ज़रूर इस तरह से उनकी मिट्टी को नरम किया करें, यानी कि पौधों की गोडी किया करें, ताकि ऑक्सीजन जो है पौधों को मिले। और जब पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो तब भी आपके जो पौधे हैं ना वो अच्छे नहीं रहते, यानी कि उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। तो इस तरह से आज मेरा तकरीबन सारा जो ज़्यादा टाइम था ना वो पौधों के साथ ही गुजर गया। कुछ मैंने प्लांट चेंज किए, कुछ की मिट्टी चेंज की, और कुछ नए प्लांट लगाए, और फिर जो बाकी के थे गमले उन सब की मैंने मिट्टी को इस तरह से नरम किया। और अभी सिर्फ मैंने आज पोर्च के जो पौधे हैं ना उनको नरम किया। जो अभी टेरेस के हैं उनको फिर किसी दिन हम उनकी मिट्टी को नरम करेंगे। तो ऐसे जब तक पौधे के मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं उसको फ्राहम होती ना, तो पौधे जो हैं वो उनकी हेल्थ के लिए ना, हेल्थ वाइज उनके सही नहीं होता। तो उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए पौधों को। यानी कि मिट्टी जो है ना वो बिल्कुल पानी डाल डाल के ना मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, अगर उसमें सिर्फ मिट्टी है उसमें ना। तो ये क्योंकि कुछ जो पौधे हैं ना वो अभी मार्केट से जैसे लाए थे वैसे ही रख दिए, तो उसको मैंने खुद से चेंज नहीं किया, तो उनमें बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त मिट्टी थी। ऐसे लग रहा था कि उसमें कोई उन्होंने खाद शामिल नहीं की हुई, सिर्फ मिट्टी के अंदर ही लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ना मैंने सारे पौधों को अच्छे से ना नरम कर लिया था। अच्छा जी, ऊपर फिर किचन में आ गए थे, और इस वक्त जो है वो 11-12 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन नहीं, चाय नहीं पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे। और साथ में क्योंकि मैं मुस्वा के बाबा के लिए चाय बना रही थी, तो बस मैंने एक ही कप चाय का बनाया। मैंने कहा कि नहीं भाई, ज़्यादा चाय नहीं पीनी, फिर जो है ना बस ये जो 1-2-3 बार होती है ना यही बहुत है। ज़्यादा चाय जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ग्रीन टी लेकर नीचे ही चलते हैं, और नीचे जाकर ग्रीन टी पियेंगे। उसके बाद फिर मैं आज बना रही हूँ तड़के वाला साग, और इसके लिए मुझे सिर्फ मिली है मेथी, सरसों का साग और पालक। अच्छा, मैं इस तरह से सारा जो साग है वो लेकर काट लूँगी। अच्छा, मैं ना इनकी डंडियाँ भी डालती हूँ, और मेरी क्योंकि जो असल जायका है और जो असल क्या कहते होता है ना, वो डंडी ही के अंदर टेस्ट होता है। और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि डंडियाँ फेंक दी जाती हैं, उसी पत्ते पत्ते उतार के उससे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप देखें कि पालक है, तो पालक का जितना जो पानी की जो उसमें मिक़दार है ना, वो सबसे ज़्यादा उसकी डंडी के अंदर होती है। और इसी तरह धनिया जो है, धनिया की भी सिर्फ पत्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो धनिए का भी जितना, धनिया को हम अरोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो धनिए की जो असल खुशबू है
वो उसकी डंडी के अंदर ही होती है, और जो पानी की मिकदार है वो भी डंडियों के अंदर। तो डंडियाँ ही ज़्यादा खुशबू और जायके वाला जो पार्ट होता है वो हम फेंक देते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। उनको आप डाला करें, इस्तेमाल। ये है कि थोड़ा फ़ाइन उसको काट लिया करें, जैसे धनिया है तो उसको थोड़ा फ़ाइन कट कर लें। तो इस तरह से ना मैंने सिर्फ ये है कि जो सरसों होती है ना उसमें थोड़ा सा ड्राई जो पार्ट होता है ना, यानी उसमें कुछ ऐसी होती है सरसों के डंडियाँ जो ड्राई हो जाती हैं और उनके अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो आप निकाल दें, क्योंकि वो फिर थोड़ा टेस्ट भी ख़राब करती हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनमें कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन जो पानी वाला हिस्सा होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है तो उसको ज़रूर शामिल किया करें, वही असल चीज़ होती है। तो यहाँ पे अच्छे से हम ज़्यादा से पानी के अंदर धो लेंगे साग को, और फिर हम इसको बनाएंगे कुकर में। अच्छा देखें, क्योंकि जो कुकर है ना उसके अंदर खानों के जायके नहीं आते, बल्कि खाने के जो जायके हैं ना वो सही कहूँ तो वो सत्यानाश हो जाते हैं। लेकिन वो जो आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर खाने पकते हैं ना, तो उनके आहिस्ता आहिस्ता से जायके बन रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ गल रही होती है, तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पे कुकर के अंदर मैंने साग डाल दिया था और उसमें मैंने लहसुन, अदरक और ज़्यादा सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं जो बहुत ही तेज़ हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमें लाल मिर्च ना डालनी पड़े। और मैंने नमक डाल के ना उसको थोड़ा पानी और ऐड किया और उसको कुकर लगा दिया था। यहाँ पे हम ले लेंगे मक्की का आटा, इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको हम थोड़े गर्म पानी से गूँधेंगे। एक तो होता है ना नीम गर्म पानी, नहीं, थोड़ा गर्म पानी हो, और ठंडे पानी से नहीं गूँधेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना जब आप इस तरह इसको एक तो मसल के आपने गूँधेंगे, और दूसरा ये कि इसके अंदर ना लेस पैदा होती है जो गर्म पानी ही से आएगी। ठंडे पानी से गूँधेंगे तो ये लेस नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से इसको गूँध लिया था। कुकर यहाँ पे चल रहा है, साग बॉयल हो रहा है, और साथ में मैं यहाँ पे आटा गूँध रही थी मक्की का। अच्छा, जो ये है पंजाब की मकई, और जो पंजाब की ये इसका भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी और टेस्टी होती है ना वो है वाइट वाली मकई, जो कि पहाड़ी इलाकों की है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। उसकी रोटी में ज़्यादा मिठास होती है और वो अच्छी लगती है ज़्यादा। तो खैर, लेकिन मुझे यहीं से यही वाली मिली, येलो वाली, तो फिर मैंने यही मंगवा दी। हाँ, बच्चों के लिए रोज़ चिप्स बनते हैं, तो बच्चों को जो है ना वो चाहे उनके आप पसंद का भी कुछ बना लें तो उनको फिर भी तकरीबन 40 मिनट तक मैंने कुकर लगाया था ताकि साग अच्छे से बॉयल हो जाए, पक जाए। अच्छा, जब इसका येलो कलर हो जाता है ना साग का, तो इसका मतलब है अब ये पक गया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर निकाल लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना मक्की का आटा शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंडर से घोट लेंगे। तो ये ऐसे मैंने इसको इतनी सा ना रखा था, यानी इतना घोटा, तो बहुत बारीक नहीं मैंने इसको किया मशीन से, तो मुझे फिर इतना बारीक सा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ना लाल मिर्चें गोल ले ली थी मैंने और लहसुन ले लिया था, और मिर्चों के अंदर ऐसे ना हम सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें ऑयल के अंदर तो इनके बीज भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, और असल जो खुशबू है वो बीजों की आती है। ऑयल निकाल लेंगे यहाँ पे कढ़ाई के अंदर, और इसमें गोल मिर्च शामिल करेंगे और इसको ऐसे लाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, और फिर लहसुन डाल के इसको गोल्डन सा कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे साग। अच्छा, जब हमने डालना है तड़के के अंदर साग को, तो उसको हमने पकाना है, काफ़ी देर पकाना है, ताकि अच्छे से ना साग वो रेडी हो जाए। और अभी तो साग डाला है तो वो ऑयल ऊपर आ गया, लेकिन जब साग पक के अपना ऑयल छोड़ेगा और इसके अंदर जो पानी रह गया है वो ख़त्म हो जाएगा, तो तब इसका मतलब है कि अब जो साग है ना वो हो गया है तैयार। तो ये बस इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, साग, दाल और कढ़ी, ये कुछ खाने ऐसे हैं जो जितने ज़्यादा पुराने होते हैं ना, यानी कि अगर आपने एक टाइम पहले के बनाए हुए हैं या एक दिन पहले के बनाए हुए हैं,
तो ये अगले दिन ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो साग जब फ्रेश होता है ना तो तब उसका इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो दूसरे टाइम पे आप खाते हैं ना या सुबह में खाते हैं तो वो फिर ज़्यादा मज़े का लगता है, यानी कि बासी होकर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसको ना ढक दिया था और ढक के मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटी मकई की, और मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो उसके लिए हम ना एक ये इस तरह से कोई भी आप प्लास्टिक का वो ले लें, बैग ले लें। और ये मैंने ब्रेड का मेरे पास पड़ा हुआ था, ऐसा हो जो थोड़ा सा मोटा हो ना, प्लास्टिक का बैग तो ये थोड़ा सा मोटा होता है जो ब्रेड वाला होता है। तो इसको मैंने गोल काट लिया था और फिर मैं अभी आपको बताऊंगी। अच्छा जी, कुछ ने खानी है सादी रोटी और कुछ खाएंगे मकई की रोटी। तो मैं पहले सादी रोटियां बना लूँगी और उसके बाद फिर हम बनाएंगे मक्की की रोटी। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरी अम्मी का तरीका है ये, और मेरी अम्मी इस तरह से रोटियां बनाती थी मकई की, तो मुझे भी नहीं आती बनानी, मैं भी इसी तरह से बनाऊंगी। और आप भी इसी तरह से बनाइएगा अगर आपको मकई की रोटी बनानी नहीं आती और आपका दिल चाहता है कि आप मकई की रोटी खाएं। तो अच्छा, इसको संभालना पड़ता है ना, थोड़ा सा आटा ऐसा होता है ना, बुरबुरा सा होता है। अच्छा, अगर आप इसमें आटा शामिल कर लेना, जैसे कुछ लोग मक्की के आटा जब गूंथते हैं तो उसके अंदर गंदम का आटा शामिल करते हैं, तो फिर टेस्ट जो है ना वो नहीं रहता जो कि खालिसन मकई का होता है। तो हमें खालिस मक्की का टेस्ट चाहिए, इसके लिए फिर हम बनाने का तरीका चेंज करेंगे। लेकिन ये है कि इसके अंदर बाकी किसी आटे की मिलावट नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत इजी और अच्छा मोटी मोटी सी रोटियां भी बन जाती हैं ना इससे, हाथ से, आप जो लोग हाथ से बनाते हैं। तो लेकिन जितनी रोटी बारीक होगी, क्रिस्पी होगी, वो उतनी मज़े की लगती है साग के साथ। मुझे तो उतनी अच्छी लगती है, यानी कि बारीक हो, मक्की की रोटी भी बनी हुई बारीक हो और वो तवे के ऊपर ना क्रिस्पी सी हो जाए, तो वो बहुत अच्छी लगती है फिर खाने में। तो यहाँ पे ये वाली रोटियाँ अभी तकरीबन बन रही हैं और फिर हम बनाएंगे मक्की की रोटी। अच्छा, ये देखें, ये साग पक के ना ये इसकी जो है लुक वो आ जाती है इस तरह से। ये देखें, अब इसका ना मतलब जो आपने तड़का लगाया था ना, तड़के का जो ऑयल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये हो गया ना ग्रीन सा ऑयल। तो इसका मतलब है अब साग जो है ना वो रेडी हो गया, उसने पकने के बाद दोबारा से ऑयल जो है वो छोड़ा है। तो ये अच्छा, आटा मैं नरम सा ही मैंने गूंदा है और मुझसे नरम आटा ही हैंडल होता है, मतलब रोटी जो भी बना लो। यहाँ पे मैंने ना ऐसे पेड़ा लिया और उसको मैंने इस तरह से, जो मैंने राउंड एक है काटा हुआ वो पीस, उसके ऊपर मैंने ऐसे गोल करके इसको फैला दिया और हाथ की मदद से इसको मैंने राउंड कर लिया। और जहाँ से अनइवन होंगे ना इसके किनारे, यानी कि ख़राब होंगे या फट रहे होंगे, तो आपने उसको छुरी की मदद से सेट कर लेना है ऐसे। तो वैसे तो ये सही बनी है, टूटे नहीं है कहीं से किनारे। और तवे को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से थोड़ा, ताकि रोटी जो है उस पर चिपके ना। ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना, अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे ना इसके ऊपर, सिर्फ आपने इसको ग्रीस करना है, वरना ये होगा कि जैसे आपने रोटी इस पर फेंकनी है ना, वो सारा ऑयल आपके ऊपर आके गिरेगा। यूँ बस आपने इसको उठाना है। और इस पर इतना इजी है ना ये तरीका। ये देखें, ऐसे इसके ऊपर मैंने इसको रोटी को डाल दिया और बिल्कुल रोटी ख़राब नहीं हुई। और देखें, बारीक रोटी है और अच्छे से ना उसके ऊपर डाल दी। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको पलट देंगे। पलटने में भी ये कि थोड़ा सा बड़ा कोई वो लें, चम्मच लें, कोई इस तरह की चीज़ लें जिससे आप इसको पलटें तो सपोर्ट हो उसको। तो ऐसे करके देखें, मैंने आज ये रोटियां बना ली और सब रोटियां बहुत अच्छे से। और अच्छा, मैं भूल गई थी, तो पहले कुछ एक रोटी जो है वो मैंने तेल से बना ली और फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास तो देसी घी पड़ा हुआ है, तो वो किस दिन काम आएगा।
तो हम रोटी को तो देसी घी लगाते हैं ना, उससे बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने देसी घी, बाकी रोटियाँ देसी घी के अंदर बनाई थी। अच्छा देखिए, मैं फ्लिपर से कर रही हूँ ना, तो ये काफ़ी चौड़ा और बड़ा है, तो रोटी जो है ना वो आराम से हैंडल हो रही है, क्योंकि आटा जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, तो वो टूटने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ना इसको हम करके ना और इसको क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना लेंगे। ये देखिए, बस जितनी बार मर्ज़ी आप इसको पलटें, मजाल है कि रोटी टूटे। इस तरह से मैंने कुछ जो रोटियां हैं वो बना ली। ये थोड़ी सी ना अच्छे से चिपक गई थी और ये टूटे नहीं थी, तो इस तरह से मैंने सारी मकई की रोटियां बना ली थी। और उसके बाद भी चूल्हे पे अच्छे से ड्राई कर लेंगे साग को, क्योंकि इसका जितना पानी ड्राई होगा ये उतना अच्छा और मज़े का लगेगा। यहाँ पर साग रेडी हो गया, साथ में मैंने इसके लस्सी और मूलियाँ काट ली थी, और उसके साथ ही कैंडल चलाकर थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।